Hello friends, today I will talk about degenerative spine diseases. Basically this is a age related problem. हम अगर हिंदी में बोले तो उम्र के साथ ये डिजीज सब स्टार्ट होने लगता है। हम अगर इस डिजीज के बारे में डिस्कशन करने से पहले लेट मी टेल यू कि हमारा स्पाइन में कितना सारे बायोमैकेनिक्स काम करने लगता है। हमारा जो एक मॉडल में रखा हूँ यहाँ पे आप लोग के समझ में आने के लिए, हमारा शरीर में ये जो स्पाइन है काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। सी कैन बेंड 360 डिग्री। एट द सेम टाइम एक जो हैवी वेट बॉडी वेट लिफ्टर होते हैं उन वो जैसे क्विंटल वजन उठा सकते हैं, उसी तरह से हमारा स्पाइन स्ट्रांग है वजन उठाने के लिए, उसके साथ बहुत ही लचीला है और बेंड भी होने के लिए। सो हमारा आवर स्पाइन इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये जो मॉडल देख रहे हैं इसमें 33 बोन्स रहते हैं। सर्वाइकल हमारा गर्दन में 7 बोन्स रहते हैं, थोरासिक में 12, लुम्बर एरिया में कमर में 5 और नीचे और भी इस तरह से 33 बोन्स रहते हैं। और इस जो 2 बोन के अंदर में से नस निकलने लगते हैं। सारा नस डिफरेंट पार्ट में जाके बॉडी का डिफरेंट पार्ट को सप्लाई करते हैं। जैसे सर्वाइकल में से जो गर्दन में से जो सब सारे नस निकलते हैं वो हाथ को सप्लाई करते हैं। ये तो थोरासिक एरिया में हो हमारा ट्रंक्स को बॉडी में चेस्ट एंड एब्डोमेन को सप्लाई करता है, और नीचे जो कमर में जो सारे नस है वो सारा हमारा पैर को सप्लाई करते हैं। तो हम लोग अभी आई विल टेल यू अबाउट दैट इज डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीजेस। तो ये सब एक्चुअली क्या होता है, क्या आपको समझना होगा। हमारा जो स्पाइन जो लचीला रहता है उसमें बहुत सारा मैकेनिक्स काम करता है। जैसे जो 2 हड्डी के बीच में एक जेली जैसा सब्सटेंस रहता है जिसको हम बोलते हैं कि डिस्क है, और 2 हड्डियों को जोड़ के रखने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स रहते हैं। पीछे के तरफ से 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स रहते हैं। ये तो हमारा जैसे ही उम्र बढ़ता हुआ जाता है दिस लिगामेंट दे गेट्स स्टीफर, वो बहुत हार्ड होने लगते हैं। और ये जो हमारा जो डिस्क रहता है वो एक हाइड्रेशन रहता है, उसमें वाटर कंटेंट रहता है जिसके चलते वो स्प्रिंग जैसा काम करता है। लेकिन उम्र के साथ क्या होने लगता है, उसमें हाइड्रेशन जो है वो कम होने लगता है तो हार्ड हो जाता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी और द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन इट गेट्स डिक्रीजिंग। सो उम्र के साथ हमारा स्पाइन थोड़ा थोड़ा स्टीफ होने लगता है। लेकिन ये सब चीज़ कोई में बहुत जल्दी कम उम्र में स्टार्ट हो जाता है। आजकल देखने को मिल रहा है कि ये सब जो डिजेनरेटिव डिजीजेस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ या लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस हुआ, ये सब 30-40 एज में भी दिखने को मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है ये सब समझना होगा। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए बहुत सारे जो लिगामेंट है वो सब फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो स्मोकिंग करते हैं, जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं, और जिन लोगों में विटामिन डेफिशिएंसी रहता है, विटामिन डी और थायराइड का प्रॉब्लम रहता है या फिर डायबिटीज़ रहता है, इन सब में डिजेनरेटिव प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इवन 30 और 40 ईयर्स में ये सब जो हमारा स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी वो सब धीरे धीरे घटने लगता है। जो हाइड्रेशन है डिस्क में वो कम होने लगता है, लिगामेंट्स जो है वो स्टीफ होने लगते हैं, और इसको कंपेंसेट करने के लिए सब अबनॉर्मल बोनी ग्रोथ जो हमें बोलते हैं कि ओस्टियोफाइट्स वो सब बढ़ने लगते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, तो दे स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग विद डिफरेंट सिम्टम्स। तो क्या है, तो हमारा जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिक डिजीजेस, वो उसका क्या साइन सिम्टम रहता है उसको हमको समझना होगा। अगर वो ये डिजीज सर्वाइकल रीजन में गर्दन में स्टार्ट हुआ तो हमारा प्रॉब्लम सब हाथ में होने लगता है। सब सारा सिम्टम्स हाथ में दिखने को मिलता है। क्या रहता है सिम्टम, जैसे नेक पेन, उनका कॉमन सिस्टम इनिशियली पार्ट में उन लोग सारे पेशेंट का वो दे स्टार्ट कंप्लेनिंग कि हमारा गर्दन में पेन रहता है, मसल सारे स्टीफ रह रहे। धीरे धीरे ये सब पेन सिम्टम से बढ़ के जब नस दबने लगता है तब हमारा सिम्टम्स पेन गर्दन से धीरे धीरे हाथ में भी आने लगता है। हाथ में झंझनाहट आता है, हाथ में कमजोरी होने लगता है। तो ये हो गया हमारा सर्वाइकल रीजन में अगर सिम्टम रहा तो ऐसा मैनिफेस्टेशन होता है। अगर उसी तरह का डिजीजेस हमारा कमर में होने लगा तो ये इनके इस तरह के पेशेंट में दे हैव ए बैक पेन, यूजुअली दे कंप्लेन ऑफ बैक पेन कि बहुत सारे लॉन्ग ड्यूरेशन से कमर पेन में दर्द रह रहा है, हमें कोई झुक रहे हैं, कोई वजन उठा रहे हैं तो और दर्द रह रहा है। तो ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स विद बैक पेन, देन इट्स अगेन जस्ट लाइक सर्वाइकल जैसे गर्दन में हो रहा था वैसे ही धीरे धीरे अगर वो हड्डी बढ़ने लगा, लिगामेंट बढ़ने लगे, या फिर वो डिस्क जो है जैसे इस तरह इसमें दिखा रहा है कि डिस्क बाहर आ गया है, बाहर के नस को दबा रहा है, उसी तरह से अगर डिस्क जोन से जिसी लेवल में दबाने लगेगा नस को, फिर हमारा पैर में भी वो सारा पेन रेडिएट करने लगता है।
पैर में भी झंझनाहटपन, सुनापन और वीकनेसेस इन द पैर, ये सब भी वो धीरे धीरे सिम्टम बढ़ते हुआ जाता है, तो वो बीमारी भी बढ़ता हुआ जाता है। और लैटर पार्ट में अगर बहुत सारे माने स्टेनोसिस होने लगा, चारों तरफ से नस दब गया, तो हमारा पेशाब में करने में, लैट्रिन, ये सब में भी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाता है। तो हाँ, ये हो गया हमारा साइन सिम्टम ऑफ सर्वाइकल एंड लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस। तो इसको कैसे हम ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? तो इसको डायग्नोसिस के लिए अगर कोई ऐसा बीमारी लेके कोई पेशेंट आता है, तो हम लोग उसको सारे से साइन एंड सिम्टम से उसको क्लासिफाई करते हैं, ये अर्ली स्टेज में है या फिर डिजीज एडवांस हो गया है। अगर अर्ली स्टेज में आया है कोई सिर्फ पेन लेके, नेक पेन लेके या बैक पेन लेके, तो यूजुअली ऐसा पेशेंट में कोई मसल रिलैक्सेंट, एनाल्जेसिक, पेन किलर, उसके साथ फिजियोथेरेपी में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन अगर एडवांस हो गया है, पेशेंट बहुत दिन से दवाई लिया है, प्रॉपर केयर नहीं लिया है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं लिए, सारा जितना बैड हैबिट वो सब कंटिन्यू करते रहे, स्मोकिंग करते रहे, हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं किए, प्रोलिंग बहुत सारा अभी दिख रहा है। ये सब डिजीजेस जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं, ज़्यादा डेस्कटॉप में, लैपटॉप में काम करते रहते, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, ये सब में भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस देखने को मिल रहा है। तो अर्ली स्टेज में यूजुअली विथ मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी ये सब ठीक हो जाता है। लेकिन अगर लेटर पार्ट में ये बढ़ने लगा, नस को दबाने लगा, तो सर्जरी का ज़रूरत होता है। सर्जरी या फिर कोई इंटरवेंशन करने से पहले हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे बेसिकली हम लोग एक एक्सरे करके देखते हैं कि नेक में फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, नेक का जो कर्वेचर है वो लॉस हो गया है, नेक थोड़ा सा लोडोटिक रहता है, कर्व रहता है, जैसे सर्वाइकल स्पाइन में थोड़ा सा ऐसे कर्व रहता है, थोरासिक में आगे के तरफ झुकता हुआ रहता है, कर्व रहता है, काइफोटिक रहता है, लुम्बर में थोड़ा सा लोडोटिक रहता है। लेकिन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस में ये नॉर्मल कर्वेचर लॉस होने लगता है। तो ये सब का एक्सरे से पता चल जाता है। अगर कोई बोन में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है, वो नस को दबा रहा है, वो भी दिखने लगता है। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत हुआ तो हम CT और MRI ये भी कराते हैं, तो एग्जैक्टली कौन सा लेवल में कितना सारे नस दब रहा है ये पता चल जाता है। उसी हिसाब से अगर एडवांस हो गया है तो सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। जैसे गर्दन में अगर कोई आगे की तरफ, यूजुअली जो सर्जरी करते हैं हम लोग सर्वाइकल डिस्क के लिए, तो आगे से ही सर्जरी होता है। आगे छोटा सा चीट लगा के वो आगे से तरफ से जाके जो नस को दबा रहा है, जो हड्डी, उसको काट के निकालना पड़ता है, और उसके जगह पे एक टाइटेनियम का एक स्पेसर आता है, उसको वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है, जो लाइफ लॉन्ग उसी जगह में रहता है और फर्दर नर्व कंप्रेशन को कंप्रेशन होना नहीं देता है, और सारा डिजेनरेटिव प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करता है। उसी तरह का अगर लुम्बर में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे डिस्क प्रॉब्लम है, तो लुम्बर में भी ऑपरेशन किया जाता है। आज का लुम्बर, पहले में लोगों के मन में था कि ये स्पाइन सर्जरी सक्सेस नहीं होता है, मैक्सिमम फेलियर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंसेस, ऑल दिस technology is advancing. We have now microscope, you have neuro navigation facility, you have intraoperative neurophysiological monitoring। तो ये सब जब यूज करके हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, तो सारा जो कॉम्प्लिकेशन पहले होता था वो सब अब देखने को, वो ऑलमोस्ट लाइक ए हिस्ट्री, ये सब और ज़्यादा नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट इन आई कैन टेल 100 में से मोर देन 99% लोगों का ठीक ही होता है। बहुत कम लोगों में अगर कभी कभार चांसेस है कि हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में ये सब ठीक ही होता है। और आजकल तो एंडोस्कोपी भी आ गया, तो ये सब डिस्क प्रॉब्लम के लिए जो सर्जरी होता है, और ज़्यादा बड़ा भी इंसिजन नहीं देना पड़ता है, ऑलमोस्ट इन 2 to 2.5 सेंटीमीटर इंसिजन में ये जो डिस्क प्रॉब्लम, लुम्बर में जो डिस्क प्रॉब्लम है, ये सब का इलाज हो पा रहा है, और विदिन 1 to 2 डेज में भी पेशेंट को डिस्चार्ज कर दे पा रहा है। और एक वेराइटी है इसी डिजेनरेशन डिस्क प्रॉब्लम में है कि लिस्थेसिस। मान लीजिए कोई पेशेंट पहले कभी गिर पड़ा है या फ्रैक्चर हो गया है, तो उस कंडीशन में, या फिर कंजेनिटल वीकनेस है फैसेट जॉइंट में जो दो हड्डी को जोड़ के रखता है, तो उसमें कंडीशन में क्या होता है कि एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर फिसलने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। इस सब में फिक्सेशन का जरूरत हो जाता है। स्पाइन, एक तो नर्व कंप्रेशन हो रहा है, दूसरा हड्डी एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहा है, तो क्या करना रहता है, ये जो दो हड्डी जो स्लिप कर रहे हैं, ये दोनों को 4 स्क्रू और 2 रॉड दे के फिक्स किया जाता है। उसके साथ साथ जो नर्व्स को दबा रहा है उसको भी डिकम्प्रेशन किया जाता है। तो ये सब रहा आपका डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़।
तो फाइनली आई विल टेल यू हाउ टू प्रिवेंट, ये सब क्या करने से हम लोग, ऑलवेज वी टेल दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट। तो क्या करने से हम लोग ये सब को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आपको बताया कि ये सब दीज आर ऑल दिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया या फिर लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस, ऑल दीज आर डिजेनरेटिव डिजीजेस, ये उम्र के साथ ही आता है। ये सबको धीरे ना धीरे उम्र के साथ आएगा, लेकिन किसका कितना जल्दी आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है। तो हाउ टू हॉल्ट दिस डिजेनरेशन प्रोसेस, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। जो डिजेनरेशन अभी 30, 40 या 50 ईयर में दिख रहा है, उसको हम डिले करके 70, 80 में कैसे ले जा पाए, यही बेसिकली ट्रीटमेंट होता है। ये सब के लिए यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, यू हैव टू स्टॉप ऑल योर बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, और भी जो इतना सारा जो प्रोलॉन्ग सिटिंग, बहुत ज़्यादा देर तक आप बैठ के रहे, कोई काम कर रहे हैं, ये सब को आपको अवॉइड करना होगा। रेगुलर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखना होगा। अगर आपका थायराइड प्रॉब्लम है, अगर आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम का कमी है, ये सब को करेक्ट करना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पॉन्डिलोसिस। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू in preventing your degenerative problems. Thank you.